हेलो जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद सब कोई अच्छे ही होंगे। हालांकि आप वीडियोस कभी भी देख रहे हो, मैं गुड मॉर्निंग बोल देता हूं आप सभी को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो वीडियो है उसके माध्यम से हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो आप लोग एग्जाम दे रहे हैं जैक बोर्ड से, क्लास 8 की टर्म 2 की परीक्षा वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी 5 जुलाई को जो एग्जाम होने वाली है साइंस की, उनको लेकर हम टर्म 2 को लेकर एक महत्वपूर्ण चैप्टर किशोरा अवस्था की और जो चैप्टर है उनका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम टर्म 2 में काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको काफी ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ डियर स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारी के सारी जानकारियां जो है समझ में आ सके और अच्छे से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सके और बोर्ड एग्जाम में आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज विद एस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि आपके जो साइंस के चैप्टर हैं वो टोटल 6 चैप्टर लिए गए हैं आपके क्लास 8 के टर्म 2 एग्जाम के लिए, जिसमें से हम आज एक चैप्टर करेंगे किशोरा अवस्था की, और अब बाकी के जो चैप्टर आपके हैं वो हम लोग अगली वीडियोस के माध्यम से यूं ही करते रहेंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी और भी वीडियोस अपलोड होती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहले मैं एक बार चैप्टर का नाम आपको बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में है, क्योंकि आपका जो है टर्म 2 के लिए कोई भी मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद मानिए आपको मॉडल पेपर से कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे अगर आप हमारी सारी लेक्चर्स को कर लेते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मात्र हम 6 लेक्चर करेंगे साइंस में। पहला हमारा होगा किशोरा अवस्था की ओर, किशोरा अवस्था की ओर हमारा पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है हमारा सेकंड प्रकाश, दूसरा चैप्टर हमारा डियर स्टूडेंट है सेकंड, जो उसको नाम दिए हैं प्रकाश। तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है घर्षण एक अनिवार्य बल, ये है तीसरा चैप्टर, घर्षण एक अनिवार्य बल। चौथा जो चैप्टर है वो है ध्वनि, चौथा जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट वो है ध्वनि। पांचवा जो चैप्टर है आपका वो है वायु एवं जल प्रदूषण, क्या है डियर स्टूडेंट? वायु एवं जल प्रदूषण। और छठा जो चैप्टर है मेरे प्यारे लाडलों वो है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। तो ये 6 चैप्टर आपके मेनली है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी 6 चैप्टर से आपके क्वेश्चन मिलेंगे और हम जहां से करा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आज हम लोग किशोरा अवस्था की और टोटली करेंगे। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे और समझ के भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रकाश करेंगे, घर्षण वाली करेंगे, ध्वनि, वायु और पौधे, ये सब सारे चैप्टर अगले वीडियोस के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं क्लास 8 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। सबसे पहले किशोरा अवस्था की ओर हेडिंग दिया गया है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताएं। जो पुरुष में जो हार्मोन पाया जाता है उनका क्या नाम है और उनका क्या कार्य है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पुरुष में जो हार्मोन पाया जाता है उनका नाम है टेस्टोस्टेरोन, क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और इनका जो काम होता है वो है शुक्राणुओं का विकास करना। तो कितने सरल भाषा में लिखा गया है कि पुरुष का जो हार्मोन का नाम है वो है टेस्टोस्टेरोन और उनका जो कार्य है वो है शुक्राणुओं का विकास करना। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है। तो पूछ रहा है कि गुणसूत्र कौन सा है जो शिशु यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो संतान होते हैं, उनका लिंग निर्धारण करता है। तो ध्यान में रखिएगा XY। डियर स्टूडेंट्स एक चीज आप याद रखिएगा कि कभी भी जो है XX यानी कि मादा यानी कि स्त्री यानी कि महिला कभी भी बच्चे के निर्माण के लिए या फिर शिशु के निर्माण के लिए लिंग निर्धारण में सहायक नहीं होती है। XX जो होती है इसको हम लोग स्त्री कहते हैं या फिर मादा भी कहते हैं, याद रखिएगा। और दूसरा जो होता है XY उसको हम लोग पुरुष कहते हैं या फिर इसके नर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुणसूत्र में शिशु लिंग निर्धारण के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, तो महत्वपूर्ण या कौन निर्धारण करता है, तो हमेशा याद रखिएगा XY जो कि होता है नर। बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा ये सिर्फ और सिर्फ नर पे डिपेंड करता है, XY पे डिपेंड करता है। अगला जो क्वेश्चन है गोइटर एक लक्षण है। जी डियर स्टूडेंट, गोइटर एक रोग होता है, उनका एक प्रमुख या मुख्य लक्षण क्या है? तो याद रखिएगा गले का फूलना। आप देखते होंगे जो भी व्यक्ति गोइटर रोग से पीड़ित है उनका जो है गला वो थोड़ा सा फूल जाता है, मतलब कि गला जो उनकी मोटी हो जाती है, और ये संकेत देता है, ये लक्षण संकेत देता है कि उन्हें गोइटर की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट चौथा नंबर कि एडम्स
एप्पल या कंठमणि क्या है? जो आपके जो कंठ होते हैं ना, जो ऊपर नीचे करते हैं, आप बोलते हैं तो उसी को कहते हैं एडम्स एप्पल, या उसे कंठमणि भी कहा जाता है। तो उनको मतलब क्या है, कंठमणि क्या है? तो लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है, इसे कंठमणि या एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो क्या लिखा गया, एक बार और पढ़िए। लड़के का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा होता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है, इसे कंठमणि या एडम्स एप्पल कहते हैं। यहां पे आप देख भी पा रहे हैं कि कैसा रहता है एडम्स एप्पल। अगला है डियर स्टूडेंट्स, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल खाने में करने के लिए क्यों किया जाता है? डियर स्टूडेंट्स, आयोडीन युक्त जो नमक कहा जाता है कि आयोडीन वाले नमक का प्रयोग करें, वो क्यों किया जाता है या प्रयोग करने के लिए क्यों कहा जाता है? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। किस ग्रंथि के लिए? सक्रियता के लिए। तो ध्यान में रखिएगा, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग भी होता है, तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो आयोडीन युक्त नमक का। अगला है डियर स्टूडेंट, ऋतुस्राव क्या है? वर्णन करें। तो लिखा गया है ऋतुस्राव क्या है, इनका वर्णन करें। ये सब जो भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो पैटर्न है आपका क्वेश्चन पूछने का, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा। 1 से 7 नंबर की जो सवाल होगी और लगभग वो ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी, मतलब कि 1 मार्क्स के होंगे, सॉरी 2 मार्क्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। बाकी 8 से लेकर जो 13 नंबर तक का सवाल होगा वो आपके 3 मार्क्स के होंगे, और बाकी जो 15 से लेकर 19 नंबर तक का सवाल होगा वो जो होगा वो 5 मार्क्स के होंगे। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो यहां तक जो 5 नंबर तक के सवाल देखे वो आपके 1 नंबर के सवाल थे, सॉरी 2 नंबर के सवाल थे, और बाकी जो सवाल आप देखेंगे वो 3 नंबर और 5 नंबर के होंगे। तो यहां पे दिया गया ऋतुस्राव क्या है, वर्णन करें। जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय की अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वारा बाहर आती है, इसे ऋतुस्राव कहते हैं। तो आपने देखा कि जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय की जो अंदरूनी परत होती है या फिर अंदरूनी दीवार होती है, वहां पे जो जमी हुई रुधिर वाहिकाएं होती है, जो ब्लड होती है, उसकी परत टूट जाती है और वो योनि से बाहर आ जाती है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 7वां नंबर, कहा गया है कि किशोरा अवस्था क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप किशोरा अवस्था चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो पूछा गया है भाई किशोरा अवस्था क्या है? तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरा अवस्था कहलाती है। मेनली जो किशोरावस्था का जो एज होता है डियर, उसे हम लोग टीनेजर्स भी कहते हैं। आप सुने होंगे कि टीनेजर्स को किशोरावस्था भी कहा जाता है। और टीनेजर्स, टीन कहने का मतलब है, आप जब 13 लिखते होंगे डियर, 13 लिखते होंगे तो TSIRTEEN लिखते हैं ना। 13 के पहले 12 में आप टीन का प्रयोग नहीं करते हैं, और ये जो टीन का प्रयोग करते हैं वो आप कहाँ तक करते हैं? तो 19 तक करते हैं ना। तो 19 जो ये टीनेजर्स हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किशोरावस्था, यानी कि 13 से 19 साल की जो उम्र होती है उसे हम लोग मेनली मुख्य तौर पे किशोरावस्था कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 13 से 19 साल के अवधि को, उम्र की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। या फिर उससे जो बेस्ट डेफिनेशन है वो है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। अगला है 8वां नंबर सवाल दिया गया है कि यौवना आरंभ किसे कहते हैं? तो जन्म क्षमता का विकास होना यौवना आरंभ कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो एक बार और देखिए क्या क्या लिखा कि यौवना आरंभ किसे कहते हैं? तो जनन क्षमता, यानी कि किसी भी मनुष्य में जनन क्षमता का विकास होना यौवना आरंभ कहलाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन 9वां नंबर सवाल है कि मनुष्य के जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं को लिखें। मनुष्य में जैसे कि हमने अभी बताया कि किशोरावस्था होता है, तो और भी तो कोई अवस्था होती है। 13 से 19 तक हम लोग किशोरावस्था कह देते हैं, हालांकि 11 से भी इनको अब काउंट किया जा रहा है, लेकिन मेनली जो होता है वो 13 से होता है। तो एक बार मैं आपको यहां से दिखा देता हूं कि 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसे शेषावस्था कहते हैं। 0 से लेकर 5 वर्ष के जो होते हैं उसे शेषावस्था कहते हैं या फिर शेष अवस्था कहते हैं। 0 वर्ष से 5 वर्ष, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी सवाल देंगे कि 0 से 5 वर्ष के आयु वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, शेष अवस्था। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि 6 से 10 वर्ष वाले बच्चे को या उम्र के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा बाल्यावस्था। पहले शेषावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद 11 से 19, हालांकि 13 से भी होता है, लेकिन मेनली आप अगर माने तो यहां से भी ले सकते हैं। तो 11 से 19 वर्ष तक की उम्र को किशोरावस्था कहते हैं।
याद रखिएगा। और फिर युवा अवस्था तथा इसके बाद अवस्था प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट 0 से 5 वर्ष को शिशुअवस्था कहते हैं, 6 से 10 वर्ष की उम्र को बाल्यावस्था कहते हैं, 11 से 19 वर्ष को किशोरावस्था कहते हैं, 19 के बाद अगर आप माने 20 के आगे आपका युवा अवस्था हो गया, और उसके बाद जब आप बुढ़ापे की कैटेगरी में गिनती होने लगते हैं तो उसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं, याद रखिएगा। तो जीवन काल के मेनली आपको यही अवस्थाएं लिखनी है। जब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे मनुष्य के जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं को लिखें तो 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। लिखना 0 से 5 वर्ष शिशुअवस्था, 6 से 10 वर्ष बाल्यावस्था, 11 से 19 किशोरावस्था, फिर युवावस्था तथा इसके बाद प्रौढ़ावस्था कहते हैं। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन को ज्यादातर बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग आपके ब्रेन में सेट हो जाए। अगला क्वेश्चन है गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण, तो कहा गया है कि ऐसे लक्षण जो लड़कियों तथा लड़कों की पहचान को अलग करने में सहायता करते हैं गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। तो वैसे लक्षण जो डियर स्टूडेंट्स एक बॉयज और एक गर्ल्स में डिफरेंट करते हैं, मतलब कि लड़का और लड़की में अंतर करते हैं, उन सारे लक्षणों को हम लोग गौण लक्षण कहते हैं। तो इसीलिए लिखा गया ऐसे लक्षण जो लड़कियों तथा लड़कों की पहचान को अलग अलग करने में सहायता करते हैं गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। अगला है डियर स्टूडेंट हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? तो हार्मोन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं इसे हार्मोन कहते हैं। बिल्कुल छोटा सा डिफिनेशन है कि वह रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं हार्मोन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर सवाल दे रखा है कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कार्य बताएं। दोस्तों क्या दे रखा है कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कार्य बताएं। तो टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में सहायक लैंगिक अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूछ तथा आवाज को नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में सहायक लैंगिक अंगों तथा द्वितीय लैंगिक लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूछ, आवाज को नियंत्रण करता है। और लड़कियों में जो पाया जाता है एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक लैंगिक अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तन, ग्रंथियों, केश विन्यास तथा आवाज को नियंत्रण करता है। तो कितना इजी सा है। टेस्टोस्टेरोन आपको याद रखना है पुरुष में होता है और क्या करता है, सहायक लैंगिक अंगों के में सहायता करता है या नियंत्रण करता है। और दूसरा में लिखना है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में दाढ़ी, मूछ तथा आवाज को नियंत्रण करता है। तो आप देखे होंगे कि पुरुषों में जो है एक उम्र के बाद दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती है और उनका आवाज भी थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। तो उसी का कार्य कौन करता है, वो जो नियंत्रण करता है वो टेस्टोस्टेरोन करता है। लेकिन स्त्रियों में जो एस्ट्रोजन है वो भी क्या करती है, सहायक लैंगिक लक्षणों को या लैंगिक अंगों को नियंत्रित करती है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तन, ग्रंथियों, केश विन्यास तथा आवाज को नियंत्रण करता। बिल्कुल इजी है। यहां से आपको 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। इस सवाल के अलावा पूछा जा सकता है कि टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा पुरुषों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा स्त्रियों में पाया जाता है। या फिर क्वेश्चन पूछे जाएगा कि एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है? तो स्त्रियों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमने देख लिया। पूछा जाएगा स्त्रियों में कौन सा ये पाया जाता है, कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो याद रखिएगा स्त्रियों में जो है एस्ट्रोजन पाया जाता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। स्त्री को ही हम लोग मादा बोलते हैं और पुरुष को हम लोग नर बोलते हैं। अगला सवाल है 14वां नंबर की जनन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण किस ग्रंथि के हार्मोनों द्वारा किया जाता है? या फिर यह सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ग्रंथि वृषण में शुक्राणु एवं अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करती है? सवाल को दोबारा सुनिए। पहला सवाल पूछा जा सकता है कि जनन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण किस ग्रंथि के हार्मोन द्वारा किया जाता है? या फिर कौन सी ग्रंथि वृषण में शुक्राणु एवं अंडाणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करती है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। अगला है डियर स्टूडेंट्स 15वां नंबर सवाल, नर तथा मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखें। हमने आपको अभी अभी बताया कि ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और आपने अभी देखा कि ऐसे सवाल आपके दिए गए हैं कि नर तथा मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखें। तो नर जनन हार्मोन हमने अभी बताया कि टेस्टोस्टेरोन होता है, नर हमने अभी बताया नरमिष पुरुष होता है, और मादा जनन हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन यानी कि मादा मिस स्त्री होता है। ये चीजें आपको पूछा जाएगा। अगला है डियर
ऋतुस्राव को मासिक चक्र क्यों कहते हैं, या फिर रजो दर्शन क्या है। देखिए ये दोनों सवाल बिल्कुल इजी हैं। ऋतुस्राव को मासिक चक्र क्यों कहते हैं या फिर रजो दर्शन क्या है। तो देखिए लिखा गया है कि ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र कहा जाता है। तो आपने क्या देखा कि ऋतुस्राव को मासिक चक्र क्यों कहा जाता है, तो ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र कहा जाता है। पहला ऋतुस्राव यौना आरंभ में होता है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है, पहला ऋतुस्राव यौना आरंभ में होता है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं। तो आप इजी में लिख सकते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल ना देके सिर्फ पूछा जाए रजो दर्शन क्या है, तो लिखिएगा पहला ऋतुस्राव यौना आरंभ में होता है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं। या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछे कि ऋतुस्राव को मासिक चक्र क्यों कहते हैं, ये रजो दर्शन ना पूछे, तो आपको जनरल लिखना है कि ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र कहा जाता है। अगला आइडिया रजोनी वृत्ति क्या है। रजोनी वृत्ति क्या है, तो ये भी सवाल है कि मानव मादा के जनन काल की उत्तरावस्था में जब ऋतुस्राव चक्र रुक जाता है या रुक जाता है, इस अवस्था को रजोनी वृत्ति कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या है रजोनी वृत्ति क्या है, मानव मादा के जनन काल की उत्तरावस्था, याद रखिएगा उत्तरावस्था में जब ऋतुस्राव चक्र रुक जाता है, इस अवस्था को रजोनी वृत्ति कहते हैं। अगला है डियर स्टूडेंट्स 18वां नंबर है मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाएं। मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाएं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th के एग्जाम भविष्य में देंगे ही, तो उसमें भी ये सवाल पूछा जाता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, या मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाएं। तो लिखा गया जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, तो युग्मनज में 2 गुणसूत्र XX मिलकर मादा शिशु में विकसित होगा। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, तो युग्मनज में XY मिलकर नर शिशु में विकसित होगा। अगर आप ऐसे हार्ड लगता है आपको लिखने में, तो मैं आपको सटीक सा एक जनरल चीजें बताता हूं। आपको लिखना है कि ऐसे लिख लेना, पहले आपको साइड में या फिर आपके कॉपी जो होती है ना, उसमें आपको इस टाइप का एक फिगर बना लेना है। इधर लिखना है लड़का, इधर लिखना है स्त्री। लड़का या लड़की की जगह मादा और नर लिखे तो अच्छा होगा। यहाँ पे XY लिखिए, यहाँ पे XX लिखिए। उसके बाद आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। इसका जो पहला वाला इस पर आपको देख पा रहे हैं, इनका पहला कौन है तो X है, और इसका पहला कौन है X है। ये दोनों को हमने एक साथ कर दिया। इसका पहला वाला कौन है और दूसरा वाला X है, और इसका दूसरा वाला कौन है Y है। अब बताइए प्यारे बच्चों, यहां से क्या मिला, इधर से X और इधर से X क्या हुआ XX, और इधर से Y इधर से X, तो क्या हुआ XY, क्योंकि हम लोग पहले X को लिखते हैं। देख पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से आपको क्या पता चला कि XX अगर मिलेगा तो क्या होगा भाई, तो आपको पहले से पता है लड़की पैदा होगी, संतान जो होगा वो स्त्री होगी, मादा होगी। और यहां से देखिए XY मिला, तो XY से क्या होता है, लड़का होगा, जो संतान होगा वो नर होगा। तो आपको लिखना क्या है कि लड़के में XY गुणसूत्र पाया जाता है, इसे गुणसूत्र बोलते हैं, और लड़की में XX गुणसूत्र पाया जाता है। ये फिगर बना लेना है। उसके बाद लिखना है कि लड़के में XY गुणसूत्र पाया जाता है, लड़की में XX गुणसूत्र पाया जाता है। जब लड़का का X गुणसूत्र लड़की के X गुणसूत्र से निषेचित होता है या फिर मिलता है, तो XX का निर्माण होता है, फलतः या परिणाम स्वरूप लड़के का जन्म होता है। ऐसे ही लिखना है डियर स्टूडेंट, जैसे मैं बता रहा हूं लिखना है। सुनिएगा गौर से, या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लिए कि लड़का में XY गुणसूत्र पाया जाता है, लड़की में XX गुणसूत्र पाया जाता है। जब लड़का का X गुणसूत्र लड़की के X गुणसूत्र से मिलता है, तो XX का निर्माण होता है, और परिणाम स्वरूप जो संतान पैदा होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो लड़का होता है। उसके बाद लिखना है कि उसके बाद लिखना है, वहां पे लिख लिए परिणाम स्वरूप जो संतान पैदा होता है वो लड़का पैदा होता है। उसके बाद लिखना है तथा जब लड़के का Y गुणसूत्र और लड़की का X गुणसूत्र, तथा देके लिखना है, जब लड़के का Y गुणसूत्र तथा लड़की का X गुणसूत्र एक दूसरे से मिलता है, तो XY का जोड़ा बनता है, और परिणाम स्वरूप लड़की पैदा होती है। तो इस टाइप से अगर आप लिखिएगा तो बिलीव मानिए आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल 5 मार्क्स देंगे, और बोर्ड एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश होंगे, बोलेंगे भाई बहुत अच्छी से आपने तैयारी की है। चलिए यहां तक था आपका 18वां नंबर सवाल। 19वां नंबर सवाल है एड्स किस विषाणु द्वारा होता है। एड्स और HIV का पूरा नाम क्या है, या पूर्ण नाम लिखे। तो यहां से आपके 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपके 2 मार्क्स में पूछेगा कि एड्स किस विषाणु से होता है, तो आप याद रखिए एड्स HIV नामक विषाणु द्वारा होता है।
ठीक है, ये सवाल पूछेंगे। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम। और HIV का क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस। आप जब कोरोना का टाइम था ना, तब इम्यूनिटी नाम का वर्ड सुने होंगे, उसी को इम्यूनो बोला जाता है। इम्यूनोडिफेंसी वायरस मतलब इम्यूनो को क्या करता है? डिफेंस कर देता है, गिरा देता है। तो याद रखिएगा, HIV का फुल होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस, और AIDS का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। अगला डिस्टेंस 20वां नंबर सवाल, और शायद ये अंतिम सवाल है, तो चलिए देखते हैं 20वां नंबर सवाल। ये सवाल 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है डिस्टेंस की यौन आरंभ के समय में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाएं। कैसे जानेंगे कि कोई भी यौन आरंभ के स्थिति में आ गया तो उसमें कोई शारीरिक परिवर्तन होता है, उनकी सूची बनाई। तो सबसे पहले लंबाई में उनकी वृद्धि होती है, पहला कारण है या पहला सूची है। दूसरा है शारीरिक आकृति में उनका परिवर्तन होता है। तीसरा है स्वर में परिवर्तन होता है। चौथा है जनन अंगों का विकास होता है। पांचवा है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होता है। जब आप यौन आरंभ की अवस्था में आते हैं तो आप में मानसिक और बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता हो जाता है, मतलब आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। अगला है शरीर के विभिन्न भागों में बाल का उगना भी क्या कहलाता है? यौन आरंभ के लक्षण में आता है। तो मेनली आपको 5 लिखना है, हमने 6 लिख दिए। क्या क्या है? तो लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, जननांग का विकास, मानसिक बौद्धिक, यहाँ पे आप उतना नहीं लिख सकते, तो मानसिक परिपक्वता प्राप्त होना, शरीर के विभिन्न अंगों में बाल का उगना। तो ये थे आपके 20 सवाल जो कि आपके किशोरा अवस्था चैप्टर से पूछे गए थे। और डियर स्टूडेंट्स, आप बिलीव मानिए, यहां से आपके एक भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। इसी 20 सवाल में आपके जितने भी सवाल किशोरा अवस्था वाले चैप्टर से पूछे जाएंगे, हालांकि 2-4 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप PDF भी चाहे तो उनका डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो और भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपके और सब्जेक्ट हो गए, सोशल साइंस हो गए, इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गए, ये सारे और भी जो सब्जेक्ट्स आपके बचे हुए, इनकी भी वीडियोस आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराती जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, और साथ ही इस साइंस के अगले पार्ट को पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले कोई डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनका बेनिफिट उठा सकें। अगर आप किसी और का हेल्प करते हैं तो बिलीव मानिए आप पे गॉड खुश होंगे और आपको बहुत ज्यादा नंबर बोर्ड एग्जाम में देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही।